नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर रोहतास से है। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान की पुलिस एस्कॉर्ट गाड़ी का भीषण एक्सीडेंट हुआ है। हादसे में चालक होमगार्ड जवान जमालुद्दीन खान की मौत हो गई है। वहीं 4 पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। 3 पुलिसकर्मी का इलाज सासाराम सदर अस्पताल के ट्रामा सेंटर में चल रहा है। वहीं एक पुलिसकर्मी की स्थिति काफी चिंताजनक थी, उससे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। घायल पुलिसकर्मियों का नाम रमेश कुमार, मनोज कुमार, अर्चना कुमारी, रानी कुमारी है। ये सभी पुलिसकर्मी डेहरी पुलिस लाइन से बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान का एस्कॉर्ट करने गए थे। परसतुआ थाना क्षेत्र में पुलिस का एस्कॉर्ट गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक चालक होमगार्ड के जवान की मौत हो गई। घटना के बाद शाहबादपुरा क्षेत्र के डीआईजी नवीन चंद्र झा ने घायल पुलिसकर्मियों के इलाज का जायजा लिया है। तो एक बड़ा हादसा सामने आया है। चालक का मृत्यु हो गया है। 4 पुलिसकर्मी जख्मी हैं, जो सदर अस्पताल सासाराम में इलाज चल रहा है। घटना किधर हुआ है? मलियाबाग के तरफ परसतुआ इलाके में। परसतुआ इलाके में मंत्री जमा खान का एस्कॉर्ट। किसका एस्कॉर्ट था? मंत्री जमा खान का एस्कॉर्ट ड्यूटी। और अजीत हमारे साथ रोहतास से जुड़े हैं। अजीत, मंत्री की एस्कॉर्ट गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हो गया? इसमें एक जवान की भी मौत हो गई है, क्या पूरी खबर सामने आ रही है? कैसे एक्सीडेंट हुआ? क्योंकि देर रात की घटना है, जब मंत्री अपने क्षेत्र से पटना की ओर जा रहे थे, उसी दौरान जैसे ही कैमूर जिला से रोहतास जिला के सीमावर्ती इलाके में मंत्री का एस्कॉर्ट पहुंचा। उसके बाद जो परसतुआ थाना क्षेत्र से राष्ट्रीय राजमार्ग 30 है, उससे गुजरते हुए मलियाबाग की तरफ पहुंची। उसी दौरान हादसा हो गया और जो चालक है वो नियंत्रण खो दी बैठे और उसके बाद हादसा हुआ है। और हादसे में जो चालक जमालुद्दीन खान है, उनकी मौत हुई है। वो जो मृतक है, उनके शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। काफी दुखद घटना है, क्योंकि अकोरी गोला थाना क्षेत्र के निवासी थे जमालुद्दीन। और इस घटना में जो घायल पुलिसकर्मी है, जिसमें 2 महिला जवान भी हैं, उनका इलाज चल रहा है। तो ये कहे कि पुलिस के लिए काफी दुखद खबर है। और सभी लोग डेहरी के पुलिस लाइन से संबद्ध थे और मंत्री की एस्कॉर्ट की जा रही थी, उसी दौरान यह हादसा हुआ है। जी, तो क्या मंत्री का काफिला भी साथ चल रहा था? मंत्री भी किसी और गाड़ी में मौजूद थे, तभी यह हादसा हुआ? जी हाँ, मंत्री की गाड़ी से आगे एस्कॉर्ट किया जा रहा था और ये हादसा हो गया और उसी के पीछे मंत्री थे, जिसके बाद मंत्री भी वहां पर मदद पहुंचाएं और स्थानीय गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। और उसके बाद जो घायल हैं उन लोगों को, जवानों को, और स्थानीय पुलिस भी तुरंत पहुंच गई और लोकल थाना की पुलिस, और किसी तरह से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है। घायलों में एक की स्थिति फिलहाल चिंताजनक बताई जाती है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर भी किया गया है। लेकिन फिलहाल 3 का सासाराम के सदर अस्पताल में ट्रामा सेंटर में बेहतर इलाज के लिए रखा गया है। चलिए, शुक्रिया अजीत इस अपडेट के लिए आपका। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, पंचायत उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। 1675 रिक्त पद पर यह उपचुनाव कराया जाना है। तो पंचायत उपचुनाव की अधिसूचना जारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1675 रिक्त पद पर उपचुनाव किया जाएगा। 28 दिसंबर को मतदान किया जाएगा। 30 दिसंबर को मतगणना कराई जाएगी। तो मुखिया की 21 सीट पर उपचुनाव होना है। जिला परिषद की 4 सीट पर उपचुनाव होना है। तो सरपंच के 36, पंचायत समिति सदस्य के 20 सीट पर उपचुनाव किया जाना है। ग्राम पंचायत सदस्य के 353, ग्राम कचहरी पंच के 1241 पद पर उपचुनाव होना है। 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख रखी गई है। वहीं 28 दिसंबर को मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाना है। रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, पंचायत उपचुनाव को लेकर के अधिसूचना जारी की गई है, क्या शेड्यूल पूरा इसमें रखा गया है? क्या जानकारी पूरी आपके पास? देखिए, 1675 जो सीट जो है वो खाली थे और जिसे लेकर के लगातार जो ग्राम पंचायत स्तर पे जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे थे इसका, और इसे लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जो है वो जारी कर दी है। और उसके मुताबिक
28 दिसंबर को ये चुनाव होना है और जिसकी मतगणना जो है वो 30 दिसंबर को होगी। लेकिन उसमें जो सूचना जारी कर गई उसके तहत जो है नामांकन की जो प्रक्रिया है वो 9 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। 9 दिसंबर से शुरू होकर के और 15 दिसंबर तक ये नामांकन की प्रक्रिया चलेगी और उसकी समीक्षा जो है वो 16 तारीख की जाएगी। कोई भी अभ्यर्थी जो है वो अगर अपने नाम वापस लेना चाहता है तो 20 दिसंबर तक उसकी तारीख दी गई है, 20 दिसंबर तक वो अपना नाम वापस ले सकता है और 28 दिसंबर को इसका जो है वो मतदान होगा। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग ने जिन 6 पदों के लिए जिस ढंग से लेती है, जिला परिषद हो, मुखिया हो, सरपंच हो, पंच हो, इन तमाम पदों के लिए 1675 पद खाली है और इसे लेकर के तैयारी पूरी हो गई है और काफी दिनों से इस उपचुनाव का लोग इंतजार कर रहे थे, जिसे लेकर के अब सब कुछ सामने आ जाए। जी चलिए, शुक्रिया रवि इस अपडेट के लिए आपका। और दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां जमीन के बदले नौकरी के मामले में अमित कात्याल की हिरासत की अवधि खत्म हो चली है। न्यायिक हिरासत की अवधि ये खत्म हो गई है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है। तो जमीन के बदले नौकरी मामले में ये अपडेट आपको दे रहे हैं। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी, अमित कात्याल की हिरासत की अवधि खत्म हो चुकी है। 11 नवंबर को ईडी ने अमित कात्याल को गिरफ्तार किया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी की गई थी। तो आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। 11 नवंबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह गिरफ्तारी की गई थी। तो दिल्ली से यह खबर, सुशील पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुशील, अमित कात्याल की हिरासत की अवधि खत्म हो गई है और कोर्ट में पेशी भी आज होनी है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से लैंड फॉर जॉब के मामले में ईडी के द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया था और ईडी ने आरोप लगाया था कि लैंड फॉर जॉब के मामले में लालू प्रसाद यादव द्वारा जो जमीनें उस समय खरीदी गई थी उसकी डीलिंग अमित कात्याल की कंपनी ने की थी। हालांकि आज उनकी जो फिलहाल न्यायिक हिरासत की अवधि है वो लगभग खत्म हो रही है, जिसकी वजह से उनको आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगर ईडी को इस पूरे मामले में अमित कात्याल की और कस्टडी की जरूरत है तो वो कोर्ट में अपनी दलील रख के उनकी कस्टडी लेंगे और अगर अमित कात्याल की कस्टडी की जरूरत ईडी को नहीं है तो फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको दोबारा भेज दिया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया सुशील इस अपडेट के लिए आपका। दानापुर से बड़ी खबर है, जहां निजी क्लिनिक पर फायरिंग हुई। बाइक सवार अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। 3 से 4 बार गोलीबारी की गई है। गोलीबारी में बाल लोग बचे हैं। हथियार लहराते हुए अपराधी फरार हो गए। कन्हौली बाजार में इस वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां निजी क्लिनिक में फायरिंग की गई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार अपराधियों यह करतूत सामने आई है। 3 से 4 बार यहां पर गोलीबारी की गई। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जो लोग वहां पर मौजूद थे वो गोलीबारी में बाल बचे हैं, वहीं हथियार लहराते हुए अपराधी फरार हो गए। कन्हौली बाजार में इस वारदात को अंजाम अपराधियों ने दिया है। तो दानापुर से बड़ी खबर, जहां निजी क्लिनिक पर फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि 3 से 4 बार यहां पर गोलीबारी हुई और गोलीबारी करके हथियार लहराते हुए अपराधी फरार हो गए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो खोखे यहां पर मिले हैं उसको पुलिस दिखाती हुई नजर आ रही है। वहां पर लोगों की भी मौजूदगी है और बताया जा रहा है कि बाल इस फायरिंग में लोग यहां पर बचे हुए हैं। पुलिस पहुंच करके पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है और घटनास्थल से खोखे बरामद किए गए हैं। पटना से बड़ी खबर है, जहां पटना यूनिवर्सिटी में बमबारी मामले में, उपद्रव मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सभी आरोपी मिंटो हॉस्टल के छात्र बताए जा रहे हैं। एक आरोपी तेलंगाना का भी रहने वाला है। वहीं एक जिंदा बम कारतूस भी बरामद किया गया है और लगातार पुलिस की छापेमारी जारी है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो उपद्रव मामले में 6 आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। सभी आरोपी मिंटो हॉस्टल के छात्र बताए जा रहे हैं। कल गोलीबारी और बमबाजी की घटना सामने आई थी। वहीं एक आरोपी तेलंगाना का रहने वाला बताया जा रहा है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, क्योंकि जिस तरीके से पीयू कैंपस में ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है और ऐसे में राजभवन की भी निगाह लगातार इस पर
बनी हुई है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जब ये घटना सामने आई थी, जहां पर गोलीबारी हुई, दो गुटों के बीच बमबाजी भी की गई। पुलिस छावनी में पीयू कैंपस तब्दील रहा और इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है और बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और सभी आरोपी मिंटो हॉस्टल के छात्र बताया जा रहा है। देखिए किस तरीके से धुआं उठता हुआ पीयू कैंपस में नजर आ रहा है जब बमबाजी भी कल की गई थी, फायरिंग की गई थी और एक आरोपी इसमें तेलंगाना का भी रहने वाला बताया जा रहा है। दरभंगा से बड़ी खबर है, जहां 5 करोड़ के सोना लूटकांड मामले में सोना लूटकांड में अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। फरार अपराधी चंदन राय की गिरफ्तारी की गई है। तो सोना लूटकांड मामले में बड़ी सफलता, अपराधी की गिरफ्तारी, फरार अपराधी चंदन राय गिरफ्तार किया गया है। सोना लूटकांड का आरोपी चंदन है। अब तक 34 अपराधी इस लूटकांड के गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 9 दिसंबर 2020 को यह बड़ी लूट हुई थी और इस लूट में एक और बड़ी सफलता इस कांड को लेकर के पुलिस को मिली है, जिसमें आरोपी चंदन की गिरफ्तारी की गई है। अलंकार ज्वेलर्स से यह बड़ी लूट की गई थी। 9 दिसंबर 2020 की वो तारीख थी और इसमें चंदन की गिरफ्तारी हुई है। वैशाली में कुछ पुलिस वालों का आपस में लड़ते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला महनार थाना क्षेत्र के अंबेडकर चौक के पास की है, जहां गाड़ी की जांच की जा रही थी। इसी बीच एक बाइक सवार बुजुर्ग को पुलिस जवान ने रोक दिया और उसे गाली देने लगा, जिस पर दूसरे जवान ने उसे गाली देने से मना किया। बस इतनी बात पर पुलिस के दोनों जवान आपस में उलझ पड़े और बीच सड़क पर तुम तड़ाक और एक दूसरे को औकात दिखाने पर उतर आए। दोनों पुलिसकर्मियों के बीच काफी देर तक तीखी बहस हुई और पब्लिक दो पुलिस वालों के बीच सड़क पर लड़ाई देखती रही। हालांकि इस मामले में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। पुलिसकर्मियों के आपस में झड़प मामले में एसपी ने कार्रवाई की है। पुलिस पदाधिकारी से दुर्व्यवहार करने वाला सिपाही निलंबित कर दिया गया है। एसपी रविरंजन कुमार ने विभागीय कार्रवाई चलाने का भी आदेश दिया है। छपरा से इस बीच बड़ी खबर है, जहां चावल कारोबारी की हत्या कर दी गई है। कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। भेल्दी थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है। मॉर्निंग वॉक के दौरान गोली मार दी गई, हत्या कर दी गई। किशोर कुमार महतो की हत्या कर दी गई है। तो चावल कारोबारी किशोर कुमार महतो बताए जा रहे हैं, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। भेल्दी थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि कारोबारी मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और इसी दौरान उन्हें गोली मार दी गई। किशोर कुमार महतो इनका नाम बताया जा रहा है, जिनकी हत्या कर दी गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। और छपरा से एक और बड़ी खबर है, जहां गड्ढे सेवक का शव बरामद किया गया। हत्या कर शव फेंकने की आशंका है। तरैया के सरिया रत्नाकर गांव में यह घटना सामने आई है। पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। तो गड्ढे सेवक का शव बरामद हुआ है। आशंका है कि हत्या की गई और उसके बाद से शव को यहां पर फेंक दिया गया। तरैया के सरिया रत्नाकर में यह घटना हुई है। पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2024 में होने वाली इंटर और मैट्रिक परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया है। 2024 में इंटर की वार्षिक परीक्षा 1 फरवरी से 12 फरवरी के बीच 2 पालियों में ली जाएगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से होगी। इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षा 10 जनवरी से 20 जनवरी के बीच होगी। मैट्रिक की बात करें, इस परीक्षा की बात करें तो 15 फरवरी से 23 फरवरी तक 2 पालियों में परीक्षा ली जाएगी, जबकि मैट्रिक की प्रैक्टिकल परीक्षा 18 जनवरी से 20 जनवरी के बीच होगी। आगामी वर्ष 2024 की सभी परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर आज जारी किया गया। समिति द्वारा जारी किए गए इस वार्षिक कैलेंडर के अनुसार आगामी वर्ष 2024 की इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से 12 फरवरी 2024 के बीच आयोजित की जाएगी और इसकी प्रायोगिक परीक्षा 10 जनवरी से 20 जनवरी 2024 के बीच आयोजित की जाएगी। इसके पश्चात वार्षिक मैट्रिक की परीक्षा 15 से 23 फरवरी के बीच राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी और इसकी इंटरनल असेसमेंट की परीक्षा 18 से 20 जनवरी के बीच
आयोजित की जाएगी। विधानसभा के नतीजों ने विरोधी खेमे में हलचल बढ़ा दी है, तो जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू भी चुनाव में मोदी मैजिक चलने की बात कह रहे हैं। जेडीयू के नेता पीएम की तारीफ कर रहे हैं, तो सियासत तेज होना लाजमी है। क्या कहा है सुनील पिंटू ने, पहले वो बयान आपको सुना। मैजिक चला है, मोदी है तो मुमकिन है। और दूसरा, नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं जातियों के लेकर के कि 4 जातियां हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सही बात है। कल का जो 4 राज्यों का रिजल्ट आया है, जिसमें 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाई है, और जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी मैजिक है, ये कल दिखने को जनता ने उस पर अपनी मुहर लगाकर उस बात को सही कर दिया कि सही में मोदी मैजिक है। दूसरा सवाल, जातियों की जो बात हो रही है उस पर आप क्या कहेंगे? पीएम 4 जातियों का जिक्र करेंगे, सबका विकास उसमें होना चाहिए, उस पर देखिए, ये बात तो सही है कि आज 75 साल देश का आज़ादी के हो गए, परंतु आज भी हमारे देश के किसानों की महिलाओं को, नौजवानों को नौकरी और हर व्यक्ति को काम मिले, ये जो प्रयास है ये तो सही है। आखिर जब तक ये 4 जाति नहीं ऊपर आएंगी तब तक हम देश का विकास नहीं कर पाएंगे। महिलाओं का, किसानों का, नौजवानों का, ये जरूरी है कि इनका पहले विकास हो, और जब तक देश से गरीबी नहीं हटेगी तब तक हम विकसित देश बनने के लिए जो प्रयासरत हैं, और हमारा लक्ष्य है 2047 में हम दुनिया के नंबर 1 देश कहलाएं। ये तभी संभव होगा जब इस 4 जात का हम उत्थान कर पाएंगे। तो जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू के बयान पर बिहार बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि विपक्षी पार्टी में भी लोग मोदी के मुरीद हैं। के साथ साथ विपक्षी दल के नेताओं में भी नरेंद्र मोदी जी के मुरीदों की कोई कमी नहीं है। जन जन के मन में मोदी, और विरोधी से विरोधी नेताओं के भी मन में मोदी। मोदी जी की नीति, उनके कार्यों, उनकी उपलब्धियों, उनके नेतृत्व और उनके नियत का लोहा विरोधी से विरोधी लोग भी मानते हैं। और जानिए कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब तक क्या कुछ हुआ है, तो बात करेंगे। तो सबसे पहले 5 राज्य में विधानसभा चुनाव कराए गए, ये चुनाव हुए, तो अब तक क्या कुछ हुआ ये हम बता रहे हैं। इस चुनाव में हिंदी पट्टी के 3 राज्य में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। बीजेपी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी। बीजेपी का कोई सीएम हिस्स भी नहीं था, एकमात्र चेहरा नरेंद्र मोदी थे। मतलब मोदी मैजिक से ही बीजेपी जीती है, अब ऐसा माना जा रहा है। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू भी मानते हैं। पिंटू ने कहा है कि रिजल्ट में मोदी मैजिक दिखा, यानी कि उनके मुरीद अब जेडीयू के नेता भी हैं। मोदी के बयान का समर्थन भी सुनील पिंटू ने किया। 4 जाति वाले बयान का भी जेडीयू सांसद ने समर्थन कर दिया। हार के लिए कांग्रेस से जिम्मेदार है जेडीयू पार्टी, यह लगातार कह रही है। तो विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस की करारी हार के बाद उसके सहयोगी दलों के नेता कांग्रेस को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि इस तरह की बयानबाजी ठीक नहीं है, और जो लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं भगवान उनका भला करें। प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि आज भी आईएनडीआई गठबंधन में कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी है और चुनाव में हार जीत होती रहती है। कौन से सहयोगी दल के कौन से नेता ने क्या बयान दिया है, और इस तरह का बयान सहयोगी दल के लोग दे रहे हैं कि कहीं से उचित नहीं जान पड़ता है। ठीक है, हम राजस्थान हार गए, हम तेलंगाना तो जीत गए, एक राज्य नया हमने अपने साथ जोड़ा। मध्य प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरे हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ और सीटें आ जाती, वहाँ भी सरकार बनती, वहाँ भी मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस आई। तो ऐसा नहीं है, चुनाव में हार जीत लगा रहता है, लेकिन आज भी इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है, जिसके पास विधायकों की संख्या, सांसदों की संख्या सबसे ज्यादा है। और देखिए, बात अब केवल जेडीयू तक ही सीमित नहीं रह गई है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आ गया। आईएनडीआईए की बैठक की जानकारी उन्हें है ही नहीं। 6 दिसंबर को आईएनडीआईए की बैठक बुलाई गई है, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा है कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।
मेरे उत्तर बंगाल के कार्यक्रम तय है, जानकारी होती तो कार्यक्रम में नहीं जाती और इस INDIA की बैठक में वो जाती। लेकिन आखिर क्या वजह बन रही है कि ये सूचना ममता बनर्जी तक नहीं पहुंची है? क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने, वो आपको सुनाएंगे। जाएगा कि नहीं जाएगा मेरे को पता जिसमें नहीं है उसमें आप क्यों हमको पूछ रहा है? मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है, इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया नॉर्थ बंगाल टूर में। उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है, तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, इसी के लिए हम नॉर्थ बंगाल टूर में जा रहा है।